9.1 परिचय। इस अनुभाग में हम दो महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का पता लगाएंगे, वर्ग और वैधता। पहला भाग वर्ग पर कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जबकि दूसरा भाग वैधता पर मैक्स वेबर के विचारों पर प्रकाश डालता है। आइए वर्ग की अवधारणा से शुरुआत करें। वर्ग मूल अर्थ में उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। विद्वानों ने वर्गों को अलग करने के लिए विभिन्न लक्षणों की पहचान की है और उनकी सामाजिक स्थिति का अलग-अलग आकलन किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में किसी समूह के वर्ग का निर्धारण करने में आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में वह वर्ग को साझा आर्थिक हितों वाले लोगों की एक श्रेणी के रूप में देखता है जो अन्य वर्गों के हितों का विरोध करते हैं। इन आर्थिक स्थितियों को मार्क्स ने समाज में वर्ग निर्माण की नींव के रूप में देखा है। मार्क्स के लिए वर्ग केवल एक आर्थिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक शक्ति भी है जो सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने में सक्षम है। वह आर्थिक वर्ग श्रेणियों को परिवर्तन के एजेंटों में बदलने, समाज में क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में व्यक्तिपरक चेतना पर जोर देते हैं। उनके लिए समान आर्थिक हितों वाला समूह अपने आप में एक वर्ग बनता है। जब यह वर्ग स्वयं व्यक्तिपरक वर्ग चेतना से प्रभावित होता है, तो यह स्वयं के लिए वर्ग में बदल जाता है, सामाजिक कार्रवाई और परिवर्तन के लिए तैयार एक क्रांतिकारी वर्ग। वर्ग संबंध और परिवर्तन। समाज के आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों के दौरान सामाजिक समूहों के बीच हमेशा अलग-अलग प्रकार के संघर्ष होते रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक वर्गों को सामाजिक परिवर्तन के प्राथमिक चालकों के रूप में पहचाना, इस बात पर जोर दिया कि ये परिवर्तन वर्ग संघर्षों से उत्पन्न होते हैं। उनके शब्दों में, सभी मौजूदा समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। इन संघर्षों में उत्पीड़कों और उत्पीड़ितों जैसी विरोधी ताकतें शामिल हैं, और वे या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन या परस्पर विरोधी वर्गों के पतन का कारण बनते हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग वस्तुनिष्ठ भौतिक स्थितियों के आधार पर बनते हैं, जो अन्य वर्गों की तुलना में समान आर्थिक स्थिति वाले लोगों को एक साथ लाते हैं। इन वर्गों के आर्थिक हित स्वाभाविक रूप से परस्पर विरोधी हैं, जिससे वर्ग चेतना द्वारा शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को बढ़ावा मिलता है। वस्तुनिष्ठ भौतिक परिस्थितियां स्वयं में वर्ग के विकास की नींव रखती है, जो व्यक्तिपरक वर्ग चेतना के विकसित होते ही स्वयं के लिए वर्ग में बदल जाती है। मार्क्स ने देखा कि जबकि वर्ग संबंध पहले के ऐतिहासिक काल में जटिल थे, आधुनिक पूंजीवादी चरण में वे सरल हो गए। समकालीन पूंजीवादी समाजों में नए वर्ग उभरे हैं, जिससे पूंजीपति वर्ग, उत्पादन के मालिक, हैव्स और सर्वहारा वर्ग, हैव्स नॉट्स के बीच संघर्ष की नई स्थितियां और रूप सामने आए हैं। पूंजीवाद में मार्क्स ने तर्क दिया कि दिहाड़ी मजदूर गरीब व्यक्ति होते हैं, जिनकी संख्या और संपत्ति कुल आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ती है। पूंजी के मालिक पूंजीपति वर्ग का अस्तित्व और प्रभुत्व पूंजी के निर्माण और विस्तार पर निर्भर करता है। उद्योग में पूंजीपति वर्ग की प्रगति, जो उनके अनजाने प्रयासों से प्रेरित है, मजदूरों के अलगाव को संगति के कारण क्रांतिकारी संयोजन से बदल देती है। यह आधुनिक औद्योगिक विकास उस बुनियाद को कमजोर करता है जिस पर पूंजीपति वर्ग उत्पादों का उत्पादन और विनियोजन करता है। मार्क्स ने निष्कर्ष निकाला कि पूंजीपति वर्ग का प्राथमिक उत्पादन, संक्षेप में, उसके अपने कब्र खोदने वाले हैं, जो पूंजीपति वर्ग के अपरिहार्य पतन और सर्वहारा वर्ग की विजय की भविष्यवाणी करते हैं। 9.2 पूंजीवाद, वर्ग संबंध और विकास। आधुनिक उद्योग ने वाणिज्य, नेविगेशन और भूमि संचार के विकास को बढ़ावा देकर एक वैश्विक बाजार बनाया है। इन प्रगतियों ने उद्योगों के विस्तार और मुक्त व्यापार को सुविधाजनक बनाया है। पूंजीपति वर्ग का लक्ष्य नए बाजारों की खोज, उन्नत प्रौद्योगिकी की शुरुआत,
अधिशेष मूल्य को निकालना और सर्वहारा वर्ग का शोषण करके अधिकतम लाभ कमाना है। इन प्रयासों के बावजूद पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर विरोधाभास पैदा होते हैं। विरोधाभासों के उभरने के बावजूद पूंजीपति वर्ग ने ऐतिहासिक रूप से एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन उपकरणों, उत्पादन संबंधों और समग्र सामाजिक संबंधों में लगातार क्रांति लाने के लिए पूंजीपति वर्ग आवश्यक है। पूंजीपति वर्ग ने विश्व बाजार शोषण के माध्यम से उत्पादन और उपभोग प्रक्रिया को एक विश्वव्यापी चरित्र प्रदान किया है। पारंपरिक उद्योगों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है और राष्ट्रीय उद्योगों को विस्थापित कर दिया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में उद्योग अब केवल स्थानीय संसाधनों पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों से कच्चा माल खींचते हैं, जिसके उत्पादों की खपत विश्व स्तर पर होती है। स्थानीय उत्पादन द्वारा पूरी की जाने वाली पुरानी जरूरतों से दूर के क्षेत्रों के उत्पादों की आवश्यकता वाली नई जरूरतों में बदलाव ने स्थानीय अलगाव और आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया है। सभी दिशाओं में परस्पर क्रिया और राष्ट्रों की सार्वभौमिक परस्पर निर्भरता ने पुराने स्थानीय और राष्ट्रीय अलगाव का स्थान ले लिया है। यह प्रवृत्ति बौद्धिक उत्पादन तक फैली हुई है, जहां व्यक्तिगत राष्ट्रों की रचनाएं विश्व स्तर पर साझा की जाती है, जिससे विश्व साहित्य का उदय होता है। वर्ग कोई निश्चित सामाजिक श्रेणी नहीं है, इसके बजाय यह समाज के भीतर एक परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरता है। किसी भी समाज के प्रत्येक आर्थिक चरण में वर्ग विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक भूमिकाओं के साथ स्थित होता है। वर्ग संबंधों और परिवर्तन की विस्तृत मार्क्सवादी अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों ने मनुष्य और मशीनरी का उपयोग करके प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित किया। यह नियंत्रण उद्योग और कृषि, भाप नेविगेशन, रेलवे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, नदी नहरीकरण और अन्य में रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से हासिल किया गया था। इन प्रगतियों ने अर्थव्यवस्था के वैश्विक वस्तुकरण का विस्तार किया, जिससे इसे समायोजित करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों के साथ साथ मुक्त प्रतिस्पर्धा का उदय हुआ। हालांकि मार्क्स ने तर्क दिया कि आधुनिक पूंजीवाद फलते फूलते समय अपने विनाश के बीज अपने साथ रखता है। पूंजीपति वर्ग के विकास के साथ आधुनिक श्रमिक वर्ग सर्वहारा वर्ग का भी उदय हुआ। मार्क्स ने इन मजदूरों को प्रतिस्पर्धा के उतार चढ़ाव और बाजार परिवर्तन के संपर्क में आने वाली वस्तुओं के रूप में वर्णित किया। मार्क्स के लिए पूंजीवाद का सार उत्पादन प्रक्रिया के वस्तुकरण के माध्यम से अधिकतम लाभ कमाना है। जब तक पूंजीवाद उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व पर निर्भर रहता है, तब तक यह निजी उत्पादकों के मुनाफे को अधिकतम करता है। यह लाभ वस्तुओं के माध्यम से मुद्रा के आदान प्रदान के माध्यम से और भी बढ़ जाता है। मार्क्स ने लाभ के स्रोतों को समझाने के लिए मूल्य, वेतन और अधिशेष मूल्य के सिद्धांत पर चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी वस्तु का मूल्य मोटे तौर पर उसमें मौजूद मानव श्रम के समानुपाती होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति श्रमिकों को उनके अस्तित्व और पूंजीपति के लिए माल के उत्पादन के लिए आवश्यक राशि के बराबर वेतन देते हैं। हालांकि श्रमिकों को उनके काम की वास्तविक अवधि से कम वेतन मिलता है, जिससे अधिशेष मूल्य की अवधारणा पैदा होती है। यह अधिशेष मूल्य आवश्यक श्रम समय से परे श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। पूंजीवाद के तहत श्रमिकों को इस अधिशेष मूल्य के लिए मजदूरी नहीं मिलती है, जो व्यवस्था के भीतर अंतर्निहित शोषण पर जोर देती है। एक कर्मचारी को मिलने वाला वेतन बुनियादी जरूरतों और जीवित रहने तक ही सीमित है। मार्क्स के अनुसार श्रम सहित किसी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत के बराबर होती है। जैसे जैसे काम की अप्रियता बढ़ती है, मजदूरी कम होती जाती है। मशीनरी के उपयोग और श्रम विभाजन के कारण अधिक मेहनत करनी पड़ती है, काम के घंटे लंबे हो जाते हैं और काम का बोझ बढ़ जाता है।
सर्वहारा वर्ग के पास संपत्ति का अभाव है और उनके पारिवारिक संबंध पूंजीपति वर्ग से भिन्न है। औद्योगिक श्रम और पूंजी की अधीनता राष्ट्रीय पहचान को मिटा देती है। कानून, नैतिकता और धर्म को पूंजीवादी हितों को छिपाने वाले बुर्जुआ पूर्वाग्रहों के रूप में देखा जाता है। 118 सर्वहारा वर्ग की संख्या बढ़ती है, शक्ति और जागरूकता प्राप्त होती है। निम्न मध्यम वर्ग, छोटे निर्माता, कारीगर और किसान पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सर्वहारा वर्ग की लड़ाई में शामिल होते हैं। मार्क्स सर्वहारा आंदोलन को विशाल बहुमत के जागरूक, स्वतंत्र आंदोलन के रूप में देखते हैं, जो अपने हित में काम कर रहा है। ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व पहले अल्पसंख्यकों द्वारा या उनके लिए किया जाता था, लेकिन सर्वहारा आंदोलन विशाल बहुमत के लिए है। मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के विकास का वर्णन किया है, जिसके परिणामस्वरूप समाज के भीतर गृह युद्ध हुआ, जिसकी परिणति खुली क्रांति और पूंजीपति वर्ग के हिंसक तख्तापलट और सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना के रूप में हुई। 9.3 वैधता को समझना। वैधता में उचित आधारों द्वारा समर्थित वैध और उचित गतिविधियां शामिल है। उदाहरणों में वैध उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना, काम से अनुपस्थित रहने के लिए वैध कारण होना और कानूनी रूप से विवाहित व्यक्तियों का जन्म होना शामिल है। ये उदाहरण हमारे दैनिक अनुभवों में वैधता की अवधारणा को समझने के लिए आधार प्रदान करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर दूसरों के कार्यों को बिना सवाल किए उन्हें सही और उचित मानकर स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि ऐसे अवसर भी आते हैं जब हमें कुछ कार्य अनुचित लगते हैं। जब हम दूसरों के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, तो हम वैधता के अस्पष्ट विचार को समझने लगते हैं। किसी को हमसे इस तरह बात करने का अधिकार क्या है, जैसे प्रश्न या हमें आदेश देने का अधिकार किसके पास है, यह तब उत्पन्न होता है जब हम दूसरों के कार्यों, निर्णयों या आदेशों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह हमें किसी के हमसे अनुग्रह मांगने के पीछे के वैध कारणों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि ये प्रश्न मुख्य रूप से दूसरों के कार्यों से संबंधित है। किसी की स्थिति के संबंध में वैधता पर भी सवाल उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वैध बच्चे वे हैं जो वैध वैवाहिक रिश्ते के तहत पैदा हुए हैं। यह हमारे सामान्य विचारों से परे वैधता के दायरे को व्यापक बनाता है, जिसमें हम आमतौर पर जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक व्यापक परिस्थितियां शामिल होती है। 9.4 वैधता क्यों? दुनिया भर में अतीत और वर्तमान दोनों में सत्ता में रहने वाले लोग, चाहे व्यक्ति हो या सरकारें, आमतौर पर जिन लोगों पर वे शासन करते हैं उन पर अपने अधिकार का औचित्य प्रदान करना चाहते हैं। सत्ता में बैठे लोगों के लिए यह प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है कि उनका नियंत्रण वैध है। उदाहरण के लिए, लोकतांत्रिक देशों में नेता नियमित रूप से आवधिक चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। इन चुनावों के माध्यम से चुने गए लोगों को ही लोगों पर शासन करने का अधिकार है। सत्ता में बैठे लोग लगातार अपने विशेषाधिकार प्राप्त पदों और संबंधित पुरस्कारों को वैध बनाने का प्रयास करते हैं। जिन पर वे शासन करते हैं उन पर अपने अधिकार को उचित ठहराने के लिए उन्होंने तंत्र तैयार कर लिया है। इसके विपरीत, शासितों को भी अपने वरिष्ठों के दावों को स्वीकार करने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है। सत्ता में बैठे लोगों और शासित लोगों के बीच संघर्ष को सुलझाने में वैधता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्तियों के विभिन्न दावों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, विशेषकर समाज में सत्ता के वितरण से संबंधित मामलों में। वैधता से संबंधित मुद्दों का दायरा शुरू में जितना लगता है उससे कहीं अधिक व्यापक है। वैधता का महत्व विभिन्न स्थितियों में स्पष्ट हो जाता है और समाजशास्त्रीय प्रवचन में इन मुद्दों के व्यापक और वैज्ञानिक विश्लेषण पर चर्चा की जाती है। 9.5 वैधता के आधार: पारंपरिक, कानूनी, तर्कसंगत और करिश्माई। मैक्स वेबर, एक प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री,
वैधता के महत्व को उजागर करने और वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयास करने के लिए श्रेय के पात्र हैं। समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए वैधता को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित करने के बाद वेबर ने इसके प्रमुख आधारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने वैधता के 3 प्राथमिक आधारों की पहचान की: पारंपरिक, कानूनी, तर्कसंगत और करिश्माई। वेबर ने भी शक्ति और अधिकार के बीच अंतर किया। शक्ति को प्रतिरोध के बावजूद किसी की इच्छा को लागू करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया और वैध शक्ति को अधिकार के रूप में परिभाषित किया। अध्याय 9.6 पारंपरिक प्राधिकार। वैधता पारंपरिक आधार पर स्थापित की जा सकती है, जैसा कि दुनिया भर में कई राजाओं के ऐतिहासिक शासन में देखा गया है। लंबे समय से चले आ रहे रीतिरिवाजों में निहित पारंपरिक प्राधिकार आमतौर पर लोगों द्वारा निर्विवाद था, खासकर राजाओं के मामले में। इस तरह के अधिकार के लिए समर्थन अक्सर पारंपरिक किंवदंतियों और महाकाव्यों से आता था, जिसमें राजा को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया गया था। राजा के शासन में अंतर्निहित मूल धारणा यह थी कि भगवान ने उसे अपने लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया था। बॉक्स 9.1 निर्धारित स्थिति। पारंपरिक सत्ता केवल राजाओं तक ही सीमित नहीं थी। भारत में, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में ग्राम प्रधानों और आदिवासी नेताओं के पास भी ऐसा अधिकार था। भारत में ग्राम और जाति पंचायतों ने पारंपरिक प्राधिकार के लिए एक मंच प्रदान किया। मुख्य प्रश्न यह है कि पहले के समाजों में शासक न्यूनतम प्रतिरोध के साथ शासन क्यों कर सकते थे? इसका उत्तर पारंपरिक वैधता के उनके उपयोग में निहित है, जो अधीनस्थों के कल्याण के लिए उनके कार्यों को उचित ठहराता है। पारंपरिक प्राधिकार समाज में लोगों की निर्धारित स्थिति से जुड़ा हुआ है और विशेषाधिकार प्राप्त पदों पर बैठे लोग अक्सर अपनी नियुक्ति और आदेश देने के आधार के बारे में सवालों से बचते हैं। यह परिहार पारंपरिक प्राधिकार के माध्यम से संघर्ष समाधान का एक प्रमुख स्रोत है। यदि सत्ता संरचना की वैधता परंपरा पर आधारित है, तो इसे पारंपरिक प्राधिकार कहा जाता है। 9.7 कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण। मैक्स वेबर ने दुनिया भर के आधुनिक समाजों में प्रचलित कानूनी तर्कसंगत प्राधिकार को वैधता के दूसरे आधार के रूप में पहचाना। यह प्राधिकार नौकरशाही का पर्याय है। इस शब्द का वेबर ने बड़े पैमाने पर विश्लेषण किया है। जबकि अन्य सामाजिक विज्ञानों के विद्वानों ने बदलती दुनिया में नौकरशाही को समझने का प्रयास किया है, वेबर के सूत्र सम्मान बनाए रखते हैं। नौकरशाही पर वेबर की चर्चा में आदर्श प्रकार, आधुनिक संगठन और उनकी सामाजिक विज्ञान पद्धति सहित आमतौर पर जिम्मेदार ठहराए जाने से कहीं अधिक शामिल है। यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि नौकरशाही कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण के माध्यम से आधुनिक संगठनों में वैधता कैसे प्राप्त करती है। गहराई में जाने से पहले नौकरशाही के बारे में कुछ राय पर स्पष्टीकरण जरूरी है। बॉक्स 9.2 आदर्श प्रकार की नौकरशाही। नौकरशाही के विचार को विद्वानों, शिक्षाविदों और राजनीतिक रणनीतिकारों से प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है। नौकरशाही के बारे में चर्चाएं अकादमिक क्षेत्र से आगे तक फैली हुई है। इसकी भूमिका पर अक्सर राजनीतिक और नैतिक आधार पर सवाल उठाए जाते हैं। मैक्स वेबर ने विशेष रूप से यूएसए में 11 विशेषताओं से युक्त एक आदर्श प्रकार की नौकरशाही तैयार की। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि हम यहाँ मैक्स वेबर के आदर्श प्रकार की विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श प्रकार की नौकरशाही की अवधारणा की खोज की थी। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि आदर्श प्रकार शब्द उन आदर्श स्थितियों को संदर्भित नहीं करता है जिन्हें व्यक्तियों या संगठनों को हासिल करना चाहिए। दूसरे, मैक्स वेबर ने प्रस्तावित किया कि नौकरशाही को परिभाषित करने वाली सभी विशेषताएं, जैसा कि उल्लिखित है,
किसी भी वास्तविक नौकरशाही संगठन में मौजूद नहीं हो सकती हैं। तीसरा, आदर्श प्रकार का विपरीत वास्तविक प्रकार है जो समाज में पाया जा सकता है। हालांकि समाजशास्त्रीय साहित्य में आदर्श प्रकार को महत्व मिलने के बावजूद इसके समकक्ष वास्तविक प्रकार को बाद में अनुशासन में ध्यान या उपयोग नहीं मिला। अब आदर्श प्रकार क्यों बनाएं? मैक्स वेबर का मानना था कि यह मूल्यवान है और अपरिचित या कम ज्ञात स्थितियों से निपटने के दौरान इसका निर्माण किया जा सकता है। मैक्स वेबर ने वैधता के कानूनी तर्कसंगत आधार की अवधारणा को विस्तार से समझाया। आधुनिक संगठनों में नौकरशाही के माध्यम से इस प्रकार की वैधता का एहसास किया जाता है। पाठकों को वैधता के इस रूप की तुलना अन्य प्रकारों से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नौकरशाही की मुख्य विशेषताओं को इस प्रकार समझाया जा सकता है। किसी भी नौकरशाही संगठन में लिखित नियम होते हैं जिनका पालन ऊपर से नीचे तक सभी को एक परिभाषित तरीके से करना होता है। निर्देश और कार्य संगठन के शीर्ष से आते हैं और निचले स्तर पर उनका पालन किया जाता है। नौकरशाही में मौखिक आदेशों के उपयोग को समाप्त करते हुए महत्वपूर्ण मात्रा में कागजी कार्रवाई शामिल होती है। केवल नियमों के अनुरूप आदेश ही दिए जा सकते हैं, जिससे गलत आदेशों को जारी करने और निष्पादित करने से रोका जा सकता है। लिखित दस्तावेजीकरण पर निर्भरता से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की संभावना कम हो जाती है। संगठनात्मक दर्शन इस विचार पर केंद्रित है कि यदि मुद्दे मौजूदा कानूनों के अनुरूप हैं, तो उन्हें व्यक्तियों के बजाय मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबोधित किया जाना चाहिए। नौकरशाही संगठन कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले कार्यालय नियमों के साथ स्थायी कर्मचारियों के माध्यम से अपना संचालन करते हैं। संगठन की प्रकृति और कार्यप्रणाली उसके भीतर के व्यक्तियों से आगे निकल जाती है। इसका उद्देश्य गैरहस्तक्षेप सुनिश्चित करना, पारदर्शिता बनाए रखना और अवैयक्तिक कार्य दृष्टिकोण अपनाना है। जबकि वेबर ने मुख्य रूप से सार्वजनिक नौकरशाही पर ध्यान केंद्रित किया, तर्कसंगतता पर उनके जोर ने अवधारणा के अनुप्रयोग को निजी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया। वेबर नौकरशाही और उभरते उद्यमों दोनों के लिए वैधता के तर्कसंगत आधार में विश्वास करते थे। नौकरशाही के निजी व्यावसायिक संगठनों में एकीकरण की आशा करते थे। नौकरशाही के माध्यम से व्यक्त कानूनी तर्कसंगत वैधता को समझने और उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। मैक्स वेबर के सूत्रीकरण के बावजूद विद्वानों ने उनके विचारों के विपरीत विशेषताएं देखी हैं। विद्वानों ने पूंजीवादी और समाजवादी दोनों नौकरशाही प्रणालियों में कुशासन, अक्षमता, अनावश्यक कागजी कार्रवाई और लोगों में निराशा जैसे मुद्दों की ओर इशारा किया है। हालांकि कानूनी तर्कसंगत वैधता स्वरूप को उजागर करने और उसका विश्लेषण करने का श्रेय मैक्स वेबर को दिया जाता है। 9.8 करिश्माई प्राधिकार। मैक्स वेबर, एक समाजशास्त्री, ने करिश्माई प्राधिकार को वैधता के तीसरे आधार के रूप में पहचाना। पारंपरिक या कानूनी तर्कसंगत आधारों के विपरीत करिश्माई प्राधिकार किसी व्यक्ति के अद्वितीय गुणों पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में करिश्मा का तात्पर्य उन विशेष लक्षणों से है जो एक प्रकार की आध्यात्मिक कृपा या लोगों को प्रेरित करने और उनमें उत्साह पैदा करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये गुण सामान्य नहीं है और व्यक्तित्व या प्रणालियों में बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसे गुण रखने वाले व्यक्ति अपने व्यक्तित्व प्रणाली के भीतर इन अद्वितीय गुणों के आधार पर आसानी से समर्थन जुटा सकते हैं और दूसरों का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उनका विशिष्ट दृष्टिकोण उन्हें पिछले तरीकों से अलग करता है। प्रत्येक करिश्माई नेता के पास न केवल एक अद्वितीय व्यक्तित्व प्रणाली होती है जो दूसरों को प्रेरित करती है, बल्कि एक दृष्टिकोण भी अपनाती है जो पहले की समस्या समाधान विधियों से भिन्न होती है। एक करिश्माई नेता और उनके अनुयायियों के बीच संबंधों का विश्लेषण करने से अन्य प्रकार के रिश्तों से अलग एक अद्वितीय गतिशीलता का पता चलता है।
बॉक्स 9.3 व्यक्तिगत लक्षण और गुण। एक करिश्माई नेता के अनुयायी बिना किसी सवाल के अपने नेता के विचारों और कार्यों का लगन से पालन करते हैं। नेता को वैधता प्राप्त होती है क्योंकि लोग निर्विवाद रूप से उसका अनुसरण करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि करिश्माई नेताओं के व्यक्तिगत गुण अक्सर उन्हें दूसरों पर, विशेषकर अपने अनुयायियों पर हावी होने में सक्षम बनाते हैं। जब करिश्माई नेता कुछ सुझाव देता है तो अनुयायी आमतौर पर बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाते हैं। अनुयायी करिश्माई नेता को उच्च सम्मान में रखते हैं और नेता के व्यक्तिगत गुणों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो अनुयायियों को उसके लिए स्वेच्छा से कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है। यह अनुयायियों के अपने नेता के प्रति अटूट और स्थायी विश्वास को दर्शाता है। करिश्माई नेता बदले में किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम प्रतीत होते हैं, कम से कम अपने अनुयायियों के विश्वास के अनुसार। अनुयायी करिश्माई नेता पर भरोसा करते हैं और आमतौर पर उनके दृष्टिकोण के सही या गलत होने पर सवाल नहीं उठाते हैं। करिश्माई नेता में दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता होती है, जिससे उनमें उनके प्रति स्थायी विश्वास विकसित होता है। वेबर करिश्माई नेतृत्व पर एक आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। करिश्मा को नौकरशाही कठोरता को चुनौती देने में सक्षम शक्ति के रूप में देखते हैं। आधुनिक समाज के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व बाल श्रम या मानवाधिकार जैसे मुद्दों में नौकरशाही की भूमिका की आलोचनात्मक जांच कर सकता है। करिश्माई नेतृत्व एक विश्वास प्रणाली पर आधारित है जो नेताओं और अनुयायियों के बीच मजबूत संबंध बनाए रखता है। मैक्स वेबर का मानना था कि एक नेता एक बार करिश्मा प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे अनुयायियों की उम्मीदें बढ़ती हैं, नेता पर फिर से करिश्मा दिखाने का दबाव पड़ता है। आमतौर पर अनुयायी अपने नेता से कई बार करिश्मा दिखाने की उम्मीद करते हैं। एक भी घटना आमतौर पर नेता के लिए अपर्याप्त होती है, क्योंकि बढ़ी हुई उम्मीदें उन्हें घेर लेती है। ये बढ़ी हुई अपेक्षाएं नेता को पहले प्रदर्शित करिश्मे के समान बार बार कुछ नया विचार करने और आविष्कार करने के लिए मजबूर करती है। वेबर ने इस घटना को करिश्मे की दिनचर्या कहा। इसके बिना कोई करिश्माई नेता का रुतबा कायम नहीं रख सकता। टी.के. ओमन ने विनोबा भावे पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय संदर्भ में नेतृत्व के एक मामले की जांच की। ओमन के अनुसार भूदान ग्रामदान आंदोलन में विनोबा भावे की भूमिका एक करिश्माई नेता की मानी जा सकती है। अध्ययन में पाया गया कि विनोबा भावे के करिश्माई नेतृत्व ने प्रणाली की स्थिरता में योगदान दिया, लेकिन दृष्टिकोण में बदलाव लाया, खासकर जब प्रभावशाली व्यक्तियों ने वंचितों के समर्थन के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन दान की। वेबर द्वारा पहचानी गई करिश्माई सत्ता पारंपरिक और कानूनी तर्कसंगत वैधता से अलग वैधता के लिए एक अद्वितीय आधार का प्रतिनिधित्व करती है। 9.9 वैधता और सामाजिक परिवर्तन। मैक्स वेबर ने वैधता के 3 आधारों की पहचान की, लेकिन तब से समाज बदल गया है। 3 प्रकारों में वैधता का उनका वर्णन उनकी अन्य अवधारणाओं के समान है और उन्हें आदर्श या शुद्ध प्रकारों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि वेबर के सूत्रीकरण में वैधता के महत्वपूर्ण आधार शामिल हैं, लेकिन उनकी सूची संपूर्ण नहीं हो सकती है। आधुनिक समाज में वैधता के लिए एक और महत्वपूर्ण आधार को मान्यता दी गई है, जो पेशेवर प्राधिकार से संबंधित है। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्यूटर कर्मी और वकील जैसे पेशेवर वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण और अध्ययन से गुजरते हुए अपने काम में विशेषज्ञ होते हैं। परिणामस्वरूप इन पेशेवरों के पास अपनी बात कहने का अधिकार है और वे सक्षमता के साथ अपने विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय ले सकते हैं। व्यापक प्रशिक्षण के बाद विशेषज्ञता के माध्यम से हासिल की गई यह शक्ति पेशेवर प्राधिकार के रूप में जानी जाती है और वैधता प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर के पास मरीज के इलाज के प्रकार को तय करने की क्षमता होती है। यह निर्णय पारंपरिक
कानूनी तर्कसंगत या करिश्माई अधिकार वाले लोग नहीं कर सकते हैं। आजकल विश्व के समाज पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रहे हैं, जिसे परिवर्तन काल के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में वैधता के दावों को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परस्पर विरोधी दावे अक्सर सामने आते हैं, जैसे कि यह निर्धारित करना कि भारतीय समाज में लड़के की शादी पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। यदि माता-पिता निर्णय लेते हैं, तो यह पारंपरिक अधिकार है। यदि लड़का कानूनी तरीकों से निर्णय लेता है, तो यह कानूनी तर्कसंगत अधिकार है। एक विवाहित जोड़ा पारंपरिक या कानूनी तर्कसंगत तरीकों से अपने रिश्ते को वैध बना सकता है। वास्तविक जीवन की स्थितियों में विवाह संबंधी निर्णयों जैसे विभिन्न आधारों पर विरोधाभासी वैधता के दावे हो सकते हैं। तेजी से बदलते समाजों में वैधता के सही आधार की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दुनिया के समाजों में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण कभी-कभी वैधता के आधार निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। समाजशास्त्रीय साहित्य उन स्थितियों को स्वीकार करता है जहां समाज विकास के लाभों का आनंद लेने के लिए संघर्ष करते हैं। विकास के साथ-साथ अवांछनीय स्थितियां भी उभर सकती हैं। एमिल दुर्खीम ने समस्याओं से जूझ रहे समाज के बारे में बात की और कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में अलग-थलग महसूस करने की चर्चा की। ये मुद्दे वैधता के संकट को जन्म देते हैं, जहां कार्यों के सही कारणों को निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे आधुनिक समाजों में सी राइट मिल्स ने स्थापित मूल्यों के लिए खतरे के कारण एक सामान्य बेचैनी और उदासीनता का उल्लेख किया जो तेजी से लुप्त हो रही है। सीधे शब्दों में कहें तो, जब कोई प्राधिकारी से ऐसा कहने वाले आप कौन होते हैं, जैसे वाक्यांशों के साथ सवाल करता है, या वह इस तरह का आदेश देने वाला कौन होता है, यह वैधता संकट की शुरुआत का संकेत देता है। यह संकट तब होता है जब वैधता के पारंपरिक स्रोतों पर सवाल उठाया जाता है और नए स्रोत अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि यह समस्या पश्चिमी देशों में अधिक ध्यान देने योग्य है, कुछ विकासशील देशों में भी इसका अनुभव हो सकता है। भले ही आज के समाज में पारंपरिक वैधता को चुनौती दी गई है, हम वैधता के लिए नए आधार स्थापित करके इस संकट का प्रबंधन कर सकते हैं। हालांकि एक वैश्विक प्रवृत्ति वैधता के कानूनी तर्कसंगत आधार पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाती है। 9.10 निष्कर्ष। वैधता का विचार अपने वैचारिक उपयोगों के आधार पर जितना प्रतीत होता है, उससे कहीं अधिक व्यापक अनुप्रयोग है। बदलते समय और नई विश्व व्यवस्था में वैधता ने नए अर्थ और व्यापक अनुप्रयोग अपना लिए हैं। दुनिया भर के कुछ देशों में सरकारें लोकतंत्र के माध्यम से चुनी जाती हैं, जो लोगों के वोटों से वैधता प्राप्त करती हैं। गैर-निर्वाचित सरकारों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे शासन करने के लिए आवश्यक वैधता प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। इसके विपरीत, जो लोग राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल हैं या आतंकवादी समूहों के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके पास लोगों के हित के लिए लड़ने का दावा करने के बावजूद वैधता का अभाव है। हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर आतंकवादी समूहों के लिए सार्वजनिक समर्थन में गिरावट देखी गई है। जनता की राय उनके हिंसक कार्यों के खिलाफ हो गई है। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण चुनावों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, जिसने समकालीन समाज में नए महत्व और आयाम प्राप्त किए हैं। आज की राजनीति में आतंकवाद और संगठित हिंसा जैसे मुद्दे कम होते जा रहे हैं। लोग, खासकर बुद्धिजीवी, पूछ रहे हैं कि आतंकवादी संगठन चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं ले सकते। इस परिप्रेक्ष्य ने निर्वाचित सरकारों और चुनावों को वैधता का वह स्तर प्रदान किया है जो सिर्फ एक सदी पहले अकल्पनीय था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे राष्ट्रमंडल राष्ट्र, केवल लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को ही वैध सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं।
आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय आयाम ले लिया है। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में वैधता संबंधी मुद्दों ने नया दायरा, अर्थ और आयाम ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और विभिन्न देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों की स्थापना ने जीवन की गुणवत्ता को फिर से परिभाषित किया है। यह सुझाव देता है कि मानवाधिकारों पर लोगों का अधिकार होना चाहिए और किसी भी उल्लंघन को, चाहे वह किसी व्यक्ति, समूह या राज्य द्वारा हो, अपराध माना जा सकता है, एक नाजायज कार्रवाई। ये मुद्दे वैधता संबंधी मामलों के उभरते आयामों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।